ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजनगरी में फिर हुई शर्मसार करने वाली दुस्साहसिक घटना। बीए की छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस में हुए चांदी लूटकांड का हुआ खुलासा। लाखों की चांदी हुई बरामद, पकड़े गए दोनों लुटेरे रोडवेज में निकले ड्राइवर। आबकारी विभाग में निलंबन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। गैर जिम्मेदार विभागीय लोगों ने अपने क्षेत्रों में तेज की धरपकड़। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड की परीक्षाएं की रद्द। बिना काउंसलिंग एडमिशन वाले छात्रों को मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। ताजनगरी आगरा में एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बीए की छात्रा को गन पॉइंट पर कार से अगवा कर एक घर में ले जाकर गैंगरेप किया गया और उसकी अश्लील क्लिपिंग बना ली गई। आरोपियों ने किसी को बताने पर अश्लील क्लिपिंग सार्वजनिक करने की धमकी भी दी। फिलहाल पीड़िता के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गैंगरेप की घटना थाना सदर इलाके की है, जो 12 दिन पहले हुई थी। पीड़ित छात्रा के मुताबिक वो 28 जून को कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में 20 कार सवार लोगों ने छात्रा को तमंचा दिखाकर जबरन बिठाया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला होने की वजह से वो बेहोश हो गई। और जब होश आया तो पीड़िता सदर इलाके के विभव नगर में एक बंद कमरे में थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि उसके साथ 4 लड़कों ने बलात्कार किया है। कई घंटे बाद उन चारों आरोपियों ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हमने अश्लील क्लिपिंग बना ली है, उसे सार्वजनिक कर देंगे। इसको लेकर पीड़ित छात्रा ने कई दिनों तक किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद पीड़ित छात्रा ने उन हैवानों को सबक सिखाने की ठानी और अपने परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। फिलहाल पुलिस ने चारों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ित छात्रा ने जिस गाड़ी में उसे डाल कर ले गए थे उसका नंबर नोट कर लिया। उसके आधार पर पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद पीड़िता और उसकी मां अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ अपनी पीठ भले ही थपथपा रही हो, लेकिन पीड़ित छात्रा को अब भी पुलिस पर भरोसा नहीं है कि इन दरिंदों को सजा मिल पाएगी या नहीं। 28 तारीख को कॉलेज जा रही थी तो 4 लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। 2 कार में थे और 2 बाइक पर थे। बाइक वाले ने मुझे बंदूक दिखाई थी और कार वालों में से एक ने निकलकर मेरे को सुंघा के कार में डाल दिया था। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर वो मुझे एक विभव नगर के फ्लैट में ले गए। फिर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर जब मुझे होश आया तो वो मेरे से बोलने लगे, अगर तूने ये बात किसी को बताई, उन्होंने वीडियो बना ली थी, तो उन्होंने बोला ये बात किसी को बताई तो तेरे घर वालों को मार दूंगा जान से, अगर तूने किसी को भी बताया तो, और वीडियो नेट पे डाल दूंगा। और तब मैंने, और वो मेरे को 6 महीने से परेशान कर रहे थे। ये लड़का मेरे कॉलेज का ही है, उसका नाम अरुण कुमार है और उसका दोस्त आशीष आकेश है। 2 लड़कों को तो पकड़ लिया, लेकिन 2 को मैं नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को भी ढूंढे जल्दी से जल्दी और जेल हो सबको। बीते दिनों मलपुरा क्षेत्र से सर्राफा द्वारा बस में ले जाई जा रही चांदी चोरी की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने लूटी गई चांदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो रोडवेज में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने लूटी गई 15 किलो चांदी बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में आंकी जा रही है। आगरा में करीब 2 महीने पहले रोडवेज की बस में चोरी हुई चांदी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के इस मामले में पुलिस रोडवेज बस के 2 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया और इन्होंने व्यापारी की करीब 15 किलो चांदी की चोरी की। दरअसल एक चांदी व्यापारी सनौली रोड पर रोडवेज की बस में चांदी लेकर जा रहा था, तभी रास्ते से उसकी चांदी चोरी हो गई। चांदी की चोरी की वारदात के बाद पुलिस खुलासे में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रोडवेज बस के 2 ड्राइवर कृष्णवीर और जगवीर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब ये दोनों ड्राइवर चांदी को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने 2 ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये हमारे थाना क्षेत्र कागर और मलपुरा के 2 रोडवेज में बस ड्राइवर हैं।
इनके पास से 14.5 किलो सोना चांदी कल बरामद हुई है। ये उसको बेचने ले जा रहे थे। हमारी जो टीम इसके लिए गठित हुई थी और टीम ने पूछताछ की। जनपद में आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप, जिसमें अभी कई लोगों की गर्दनें और भी फंस सकती हैं। जिला आबकारी अधिकारी सहित हुए आधा दर्जन निलंबनों से विभागीय लोगों के पेट में पानी हो गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में धरपकड़ के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आगरा जनपद में दर्जनों लोगों की जान शराब पीने से चली गई, मगर आबकारी विभाग के कई अफसर बेमौत मरने की कगार पर हैं। शासन ने जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी है। दरअसल जिले में जहरीली शराब की सप्लाई पर अंकुश न लगा पाने का खामियाजा आबकारी विभाग के कई लोगों को उठाना पड़ा है, जिनमें जिला आबकारी अधिकारी से लेकर कई निरीक्षक और सिपाही शामिल हैं। इस प्रकरण से पूरे विभाग में खलबली मच गई है, जिन्हें अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिला प्रशासन के मुताबिक उनके द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जो हमने टीम तैयार की थी, उस टीम की दैनिक रिपोर्ट ली जा रही है कि वो क्षेत्र में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, उसका क्या असर। 7 तारीख को हमारी 5 टीमों ने करीबन 8 मामले पकड़े, जिसमें कार्रवाई की गई और लोग जेल भी गए। उसका असर 8 को ही दिख गया कि 7 तारीख के बाद 8 को लगभग जिस भी क्षेत्र में भी गए तो उसमें काफ़ी कमी आई है और लगातार ये अभियान चलता रहेगा, जिसके कारण कि ये चीज़ें हम पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी अवैध शराब या गलत तरीके से शराब गलत स्तर पर यूज हुई है, जिसका ये परिणाम खींच गया है, तो ये पूरी तरह से। इस घटना के बाद से अचानक से विभागीय लोगों की चौकसी में तेजी आ गई है और उन्होंने अवैध कारोबार में संलिप्तता से हाथ खींचकर धरपकड़ अभियान में बेहद तेजी कर दी है। स्टूडेंट्स और बीएड कॉलेज संचालकों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। गौरतलब है कि बिना काउंसलिंग कराए प्रवेश लेने वाले बीएड स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कराने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकार कर दिया था। आगामी 20 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं उसी कार्यक्रम के अनुसार विधिवत होंगी। 11 जुलाई से होने वाली बीएड परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थगित कर दी हैं। गौरतलब है कि नॉन काउंसलिंग बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्र काफी समय से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से रोक दिया था। अब उच्च न्यायालय की शरण में जाकर कुछ कॉलेज संचालक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति ले आए हैं। कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स अभी भी परीक्षा से वंचित रह रहे थे। सपा छात्र सभा ने छात्रों के हक की लड़ाई लड़ते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय का फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि काउंसलिंग या नॉन काउंसलिंग जिन बच्चों ने 180 दिन की कक्षाएं शिक्षण कार्य किया है कॉलेजों में, उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर परीक्षा का अधिकार दिया गया। महाविद्यालय संघ जो रहा, उनका विशेष आग्रह था कि परीक्षाओं को टाल दिया जाए। नॉन काउंसलिंग के बच्चों का नुकसान होगा और उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको 11, 13, 15 की परीक्षा को आगे कर दिया जाए। 20, 22 और 24 की परीक्षा यथावत रहेगी। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार केएन सिंह के मुताबिक कॉलेज संचालक और छात्रों की मांग पर बीएड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। शुरुआत के 3 प्रश्न पत्रों की परीक्षा के स्थगित करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। बीएड 2013-14 के जो छात्र नॉन काउंसलिंग है, 6000 छात्र आगरा विश्वविद्यालय में, उनको कुछ कॉलेजों को हाईकोर्ट चले गए, उन्हें तो यहाँ पर छूट मिल गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरुआत में जो 3 पेपर थे वो 2 हटा के पीछे कर दिए गए और 20 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है स्टूडेंटों को। जो स्टूडेंट कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे उनको कॉलेज वाले ले आएंगे। कॉलेज संचालक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 180 दिन की क्लास पूरी करने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा के आदेश दिए हैं। फिलहाल उन छात्रों को विश्वविद्यालय के इस फैसले से राहत मिली है जो परीक्षा से वंचित रह रहे थे। आगामी 20 जुलाई से होने वाले प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। पुराने शहर को पानी के संकट से उबारने के लिए जैनर्म के तहत जल निगम को वर्ष 2008 में करीब 7 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी लोग प्यासे हैं और पाइपलाइन बिछाने का काम आज भी अधूरा पड़ा है। जल निगम कभी इस मद में तो कभी उस मद में योजना को समायोजित कर सरकारी खर्चा बढ़ाने में जुटा है। यही कारण है कि 7 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 20 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। बावजूद इसके कंठ आज भी शहरियों के प्यासे ही हैं।
सरकारी पैसे का दुरुपयोग किसे कहते हैं, ये जल निगम से बेहतर कौन बता सकता है। यही कारण है कि 8 साल पहले जिस काम के 7 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज उसी काम के 4 गुना खर्च हो रहे हैं। वो भी उम्मीद नहीं कि काम कब तक पूरा हो पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराने शहर जैसे काला महल, बेलनगंज, बालूगंज समेत कई अन्य पुराने बाजार, जहां वाटरवर्क से काला महल होती हुई 28 इंच की पाइपलाइन लोगों की प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश करती है, जिसके बाद सरकार ने जल निगम को जेनरम के माध्यम से वर्ष 2008 में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन डालने के लिए पैसा दिया था। लेकिन जल निगम ने इस पैसे को कहां खर्च किया, ये जांच का विषय है। हालांकि जल निगम का कहना है कि उन्होंने ये पैसा अन्य कई स्थानों पर खर्च कर दिया और उसके बाद विभाग ने इस योजना को अब गंगाजल परियोजना में शामिल कर लिया। इस बारे में लगातार सवाल उठाते रहे पार्षद रवि माथुर का कहना था कि विभाग द्वारा खर्च किया गया पैसा कहां खर्च किया गया, ये जांच का विषय है। हमने कई बार जांच की मांग की है, लेकिन हर बार मामले को दबा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस मद का पैसा होता है विभाग को उसी में खर्च करना होता है, वरना ये नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। देखिए, ये योजना बहुत लंबे समय से चल रही है। 2007 में जेएनएम के अंतर्गत ये इस लाइन को ठीक करने के लिए 7 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन उस 7 करोड़ का पता ही नहीं चला कहाँ गया। जब हमने बहुत शिकायत की, ऊपर पता किया, सब कुछ किया, तो बोले कि ताजगंज में लगा दिया गया। लेकिन जो जेएनएम के अंदर कार्य स्वीकृत होता है वो जहाँ के लिए स्वीकृत होता है वहीं लगाया जाता है। फिर भी अब जब उन्होंने कहा तो हमने इसको माना। इतना ही नहीं, रवि माथुर ने बताया कि जल निगम की देरी को देखते हुए नगर निगम की ओर से जल संस्थान को कॉलर बदलने के लिए 53 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन कॉलर कहाँ गए ये किसी को पता नहीं चल पा रहा, जबकि अधिकारी कॉलर्स को बेकार होने की बात कहते हैं। सदन में उठाए गए मुद्दे के बाद बनी जांच कमेटी भी आज तक बहाल नहीं हो पाई। ऐसे में जांच हो पाना भी अब मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में निगम के 53 लाख रुपयों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जल संस्थान के लिए 53 कॉलर खरीद करके लाइन ठीक बदलवाने के लिए, ठीक कराने के लिए दिलवाए। उसका भी पता नहीं चला कि 53 लाख के जो कॉलर खरीदे गए कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। जांच का मुद्दा बना हुआ है अभी भी, और जांच को अभी भी दबाने का उसके अंदर प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि पुराने शहर में अंग्रेजों के जमाने की बिछी 28 इंच पाइपलाइन करीब 120 साल से ज्यादा समय पूरा कर चुकी है और इस पूरी पाइपलाइन में 2 दर्जन से ज्यादा लीकेज। ऐसे में जब जल संस्थान प्रेशर से पानी छोड़ता है तो पाइपलाइन फट जाती है और पुराने शहर को पानी मिलना बंद हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जल निगम को पैसा दिया गया था, जिसके बाद भी पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा पड़ा है। बहरहाल ये काम कब तक पूरा हो पाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को
शहर बनाना है। हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टे। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान। माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562 6888845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। के बाद अगली खबर। इन दिनों प्रशासन प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव का क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का सपना साकार करने में लगा है। यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने पुराने बाजारों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला किया, जिसके बाद लगातार प्रशासन रोस्टर बना पुराने बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कर मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में लगा है। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का नारा देते हुए प्रदेश की सूरत बदलने की योजना बनाई। अपने मुखिया के इसी सपने को पूरा करने के लिए पूरा जिला प्रशासन इन दिनों शहर के पुराने बाजारों में अतिक्रमण मुक्त अभियान चला शहर की सूरत और सीरत बदलने में लगा है। विगत कई दिनों से पुराने बाजारों में शुमार रावतपाड़ा में तीसरे दिन भी प्रशासनिक कार्रवाई जारी रही। सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तीसरे दिन प्रशासन की टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और लोग खुद ही अपने अतिक्रमण को हटाते नजर आए। जिन लोगों ने अभी तक हठधर्मिता नहीं छोड़ी थी, उन्हें प्रशासन ने जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया और देखते ही देखते अवैध निर्माणों पर महाबली ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कल तक जिस रास्ते पर लोगों को सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, आज उसी मार्ग पर लोगों को नाली खरंजे तक दिखाई देने लगे। काफ़ी लोगों ने अपने आप अपना अतिक्रमण हटा लिया है, लेकिन एक जो फिनिश करने वाली बात है वो जानबूझ करके कुछ लोग छोड़े हुए हैं कि बच जाए तो बचाए। अधिकतर ऑलमोस्ट केसेस में ये आया है कि उनको शटर अपने पीछे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नाले की दीवार का जो एज है उसी पर उन्होंने अपना शटर करना है। तो आज हम लोगों ने टाइम दिया है कि आप अपना एक दिन में उनको टाइम दे दिया है। लोहार गली और कई छोटे छोटे जो मार्केट है, इंटरनल मार्केट्स हैं, उनको भी हम लोगों ने टाइम दे दिया है 2 दिन का, कि वो सब लोग अपना अपना खुद हटाएं। तो ऑलमोस्ट रावतपाड़ा जो है इसमें क्लियर है। हम लोग फिर आगे अब किनारी बाजार की तरफ जाएंगे, किनारी बाजार में टेकअप करेंगे। इतना ही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस बार बाजारों को ही नहीं, बाजारों में बनी गलियों को भी अतिक्रमण से मुक्त करने की योजना है। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने मनकामेश्वर वाली गली में बनी करीब 30 दुकानदारों को सोमवार तक का वक्त दिया है, ताकि वो खुद ही अतिक्रमण तोड़ लें और अपने नुकसान से बचें, जिस पर सभी ने राजी होते हुए सोमवार तक सभी अतिक्रमण खुद ही तोड़ने का आश्वासन दिया। हाँ, काफी वो उसमें कमी आई है और लोगों में उत्साह भी है और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और खुद स्वतः उसको वो अपना खुद कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे में ये सब कर लेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के आगे अतिक्रमण अभियान में भी इसका असर देखने को मिला। जो कल तक अभियान का विरोध कर रहे थे, आज वही इसका समर्थन करते नजर आए और खुद ही अपने अतिक्रमण को तोड़ प्रशासन का सहयोग करते दिखे। आपको बता दें कि प्रशासन ने 13 जुलाई तक घटिया आजम खां तक इस अभियान को चलाए रखने की बात कही है।
खाद्य सुरक्षा बिल के लागू होने से पहले आपूर्ति विभाग जारी करेगा अंतिम सूची, जिसके जरिए जनपद भर के लाभार्थियों की संख्या निर्धारित की जाएगी। विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे कर रिपोर्ट्स मंगा ली हैं। अधिकारियों के मुताबिक उसी आधार पर ऑनलाइन सूची तैयार करने की योजना है। एनआईसी में हुई ट्रेनिंग के बाद जिन्होंने अपनी गति और तेज कर दी है। देश में शीघ्र लागू होने जा रहे खाद्य सुरक्षा बिल के लिए जिला पूर्ति विभाग की कवायदें और तेज हो गई हैं। जिनके अधिकारियों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उन्हें न केवल विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे कराने हैं, बल्कि लाभार्थियों की सूची भी तैयार करवानी है। इसी क्रम में एनआईसी ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कर विभागीय लोगों को प्रशिक्षण भी दिया था, जिसके जरिए ऑनलाइन तरीके से जनता के कार्डों का पंजीकरण हो सके। शासन से आए निर्देशों के बाद सरकारी महकमों ने अब इसे गंभीरता से ले लिया है। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का fcs.up.nhc.in इस वेबसाइट से लॉगिन करेंगे तो भी आप एंटर करेंगे। दरअसल सबसे पहले विभाग लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करेगा, जिसके बाद उनके अंत्योदय से लेकर विभिन्न श्रेणी में आने वाले कार्ड्स बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र यादव और डीएसओ नीरज सिंह के नेतृत्व में जिसका काम पूरी तेजी से चल रहा है। खाद्य सामग्रियों के साथ साथ अब पानी का व्यापार करने वालों पर भी चलेगा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का डंडा, जिसके अधिकारी अनाधिकृत रूप से चल रहे आरओ प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। एफडीए के डेजिग्नेटेड अफसर राम नरेश यादव बताते हैं कि यूं तो पानी की पहले से ही भारी किल्लत है, लेकिन शिकायतों के चलते इनके खिलाफ अब सख्ती दिखाई जाएगी। आगरा में मौसम के साथ साथ कई विभागों के काम का लोड स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी भी जिनमें से एक है। सर्दी, गर्मी और बरसात जिनके विभागीय लोगों के सामने सीजन के हिसाब से केस आते हैं। यूं तो गर्मी के मौसम के बाद बरसात दस्तक दे चुकी है, लेकिन पानी की किल्लत फिर भी किसी से छिपी नहीं है, जिसमें आरओ प्लांट्स का भी भारी योगदान है। शहर में दर्जनों आरओ प्लांट्स ऐसे भी संचालित हैं जिनके मानक भी पूरे नहीं हैं और वो पानी की जमकर बर्बादी करते हैं। एफडीए का डंडा ऐसे ही प्लांट्स पर चलने वाला है। अभिहित अधिकारी राम नरेश यादव ने बताया कि गर्मी के चलते इनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। क्या ये समस्या गर्मी के समय हर साल उठती है। आप लोगों को बताया भी जाता है कि पानी के प्लांट्स अगर जितने भी चल रहे हैं, निश्चित है विभाग के द्वारा इनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में इनको टच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनको बंद कराते हैं या लीगल एक्शन लेते हैं, निश्चित है कि जनता को परेशानी होगी। शासन भी इस बात से शासन को बताया जा चुका है। शासन स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है कि इनको लीगलाइज किया जाए ना किया जाए या कैसे किया जाए। हमें जब निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये चल रहे हैं। और अगर कोई प्लांट इस समय जो प्राइमरी फेसी हम जो देख रहे हैं प्लांट्स को, ये देख रहे हैं कि अगर कोई प्लांट्स ऐसा है जहाँ पानी की बर्बादी हो रही है बिना वाटर हार्वेस्टर के, तो ऐसे प्लांट्स को हम इससे सीज कर देते हैं। शेष अगर आरओ प्लांट है, वाटर हार्वेस्टर है, आरओ प्लांट उन्होंने टीडीएस मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसे प्लांट पर अभी विभाग सॉफ्ट है। दरअसल फिल्टर पानी के नाम पर ये धंधा शहर में तेजी से पनप गया है, जिसमें पानी की थैली से लेकर घरों में पानी सप्लाई तक का काम किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्लांट्स ऐसे हैं जो ना तो वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही उनका सप्लाई किया जाने वाला पानी ही मानकों पर खरा उतर रहा है। अब ऐसे प्लांट्स एफडीए के निशाने पर होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व स्वास्थ्य महकमा स्वास्थ्य सेवाओं को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। ऐसे में संयुक्त सचिव के निरीक्षण के बाद शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण स्वास्थ्य निदेशक ने किया। शासन की मंशा के अनुरूप जिला अस्पताल में जल्द ही कई आधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अधिकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं का हाल परख रहे हैं। गुरुवार को एसएन मेडिकल कॉलेज का संयुक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा ने दौरा किया था। शुक्रवार को चिकित्सा निदेशक पीएचसी सीएचसी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। शासन की मंशा के अनुरूप उच्च अधिकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आगरा आए निदेशक ने अधीनस्थ को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यों में शिथिलता न बरतने की हिदायत दी। मैंने वार्ड और ओपीडी में कार्डियक वार्ड और इसके अलावा इधर पीछे जो परामर्श केंद्र है, ब्लड बैंक वगैरह का निरीक्षण किया, देखा साफ सफाई व्यवस्था अच्छी थी। जिला अस्पताल में जल्द ही कई आधुनिक चिकित्सा जांच सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिलने लगेगा।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे के साथ MRI की भी मशीन जल्द स्थापित की जाएगी। चिकित्सा निदेशक के मुताबिक चिकित्सकों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा भी शासन स्तर पर मंगाकर देखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी माह में आगरा आकर किसी भी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम के संभावित दौरे से पहले स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए अब सेवा योजन कार्यालय व्यावसायिक निर्देशन देगा। कौशल विकास मिशन के बाद रोजगार के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार व्यावसायिक निर्देशन की योजना चला रही है। सेवा योजन कार्यालय में संचालित इस सुविधा का लाभ बेरोजगार निःशुल्क उठा सकते हैं। एक हमारा वोकेशनल गाइडेंस का यूनिट है, उसमें बच्चे आते हैं, सभी तरह के अखबार हैं, उनको गाइडेंस दी जाती है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मालूम नहीं था, मैं ITI करने के लिए यहाँ से आई थी, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ स्टोन में सिखाई जाती है। बाहर तो इसका चार्ज भी है और यहाँ हम लोग स्टोन के अलावा और कौन कौन से कोर्स है जी? यहाँ पर अकाउंटेंसी सिखाई जाती है। यहाँ पे स्टेनो और टाइपिंग और अकाउंटेंसी का सिखाया जाता है, सचिवालय का तीन चार चीज़ पढ़ाई जाती है। 2017 के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा इन दिनों बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास कर रही है। मिस्ड कॉल से सदस्यता के बाद भाजपा का सघन जनसंपर्क अभियान विधानसभा चुनाव से पहले का कार्यकर्ता जोड़ो रिहर्सल है। गौरतलब है कि कार्यकर्ताओं को जिस अभियान में लगाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता रूठों को मनाकर पार्टी में वापस लाने में लगे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पहले मिस्ड कॉल से सदस्य बनाकर भाजपा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। अब भाजपाई सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं से घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। महा जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी पदाधिकारी अपने क्षेत्र में संपर्क कर PM मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। महा जनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। आपने देखा होगा कि अभी मोबाइल मिस कॉल के माध्यम से भाजपा द्वारा अपना जनाधार बढ़ाने का काम शुरू किया गया था 2014 में। जिन लोगों ने हम लोगों को बड़ी संख्या में युवाओं ने जो वोट दिया था, तो उन लोगों को मिस कॉल के माध्यम से पार्टी से जोड़ने का काम किया। भाजपा नेताओं की नजर इस समय 2017 के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ने के प्रयास में जुटी है। महासंपर्क अभियान के माध्यम से मिस्ड कॉल से सदस्य बने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल भगवा ब्रिगेड 2017 को लेकर दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि PM मोदी ने सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर छपवाए पत्रकों में उर्दू के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी तरजीह दी। अब देखना होगा कि भाजपा की ये रणनीति लखनऊ की कुर्सी पर काबिज होने में कितना कारगर साबित होती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग इस वर्ष को शैक्षिक उन्नयन वर्ष के रूप में मना रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शैक्षिक गुणवत्ता के पालन के लिए सभी प्रधानाचार्यों को टीचर डायरी मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बावजूद शिथिलता बरतने वाले अध्यापकों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई का मन बना रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप इस वर्ष को माध्यमिक शिक्षा विभाग शैक्षिक उन्नयन वर्ष के रूप में मना रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता के पालन के लिए शासन की ओर से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। नए सत्र से अध्यापकों को टीचर्स डायरी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस डायरी में अध्यापक हर रोज का विषयवार अध्यापन कार्य अंकित करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षक डायरी में अनियमितताएं मिलने पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। DIOS के मुताबिक योजना के क्रियान्वयन के लिए टीमें गठित की गई हैं। शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 15-16 को शैक्षिक गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें प्रथम लक्ष्य हमारे जनपद में यही हम लोगों का है कि विद्यालयों में किस प्रकार से बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग कई प्रयास करेंगे और सतत रूप से इसमें प्रथम कार्यक्रम यही रहेगा कि हम विद्यालयों का सतत भ्रमण किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक शैक्षिक कार्य सुचारू कराना हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष जुलाई माह से ही विभागीय स्तर पर विद्यालयों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। DIOS ने सभी प्रधानाचार्यों को विद्यालय के बाहर मान्यता संबंधी जानकारी अंकित कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई विद्यालय संचालक बिना विषय की मान्यता के ही
वर्ष भर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। 40 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग, जिसके लिए यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बैनर तले आगरा के सैनिक एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 12 जुलाई को कंपनी गार्डन में होने वाले इस प्रदर्शन के लिए संगठन के लोगों ने जनपद भर में भ्रमण कर जनसंपर्क किया और अपने साथियों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। 12 तारीख को हमारा यह कार्यक्रम है, 9:30 बजे से शुरू होगा। भूतपूर्व सैनिकों का ये एक सभा का आयोजन किया गया है कंपनी गार्डन में, जिसमें हम निवेदन किया है भूतपूर्व सैनिकों, आगरा जनपद के सभी भूतपूर्व सैनिकों से ये निवेदन किया है कि तादाद से ज्यादा आकर के वहाँ उपस्थित हो और अपनी 40 साल की समान रैंक समान पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर ऐसा बल प्रयोग करें जिससे कि हमारी ये मांग पूरी हो जाए। रमजान माह के चलते शहर भर में हर रोज रोजा इफ्तार का दौर चल रहा है। इसी के तहत दीवानी के अधिवक्ताओं ने रोजा इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें शहर के राजनीतिक लोगों के साथ साथ समाज सेवी और तमाम अधिवक्ताओं ने शिरकत की और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। देखिए, आज दीवानी परिसर में स्थित हमारे जो इबादत गृह है उसमें आज 22वें रोजे की रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई है। सभी अधिवक्ता और हमारे सीजीएम साहब यहाँ आज मौजूद हैं और जो सौहार्द का जो हमारा माहौल है उसको कायम करने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर ये रोजा इफ्तार पार्टी रखी है। आज रोजा इफ्तार हमारी दीवानी कचहरी परिसर में हुआ है और ये रोजा इफ्तार हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक साथ अधिवक्ता हैं, एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए ये त्यौहार, ये रोजा इफ्तार हम लोगों का, हिंदुओं का भी वही है जो मोमडन का है वही हिंदू का है। जो 22वां रमज़ान जो हर साल हम लोग कुरान शरीफ पूरे होने पर दीवानी कचहरी में 22वें रमज़ान पर रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते हैं, जो पिछले काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाते हुए हिंदू मुस्लिम और न्यायिक अधिकारी और उसमें अधिवक्ता भाई और बातकारी जो भी है उनको सबको एक मंच पर बुलाकर और एक जगह रोज़ा इफ्तार का जो आयोजन करते हैं, उससे देश में अमन चैन की, भाईचारे की और जो मिसाल पेश कर रहे हैं हम लोग, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए इस पाक महा रमज़ान के महीने में हम लोगों ने जो सवाब पाने का जो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कैसे करते रहेंगे। भाई जैसे कि पिछले साल भी यहाँ के युवा अधिवक्ताओं के ज़रिए रोज़ा इफ्तार 22वें रमज़ान को रोज़ा इफ्तार का यहाँ पे मुनाकिद किया गया और सभी लोग यहाँ के न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर यहाँ रोज़ा इफ्तार किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक भाईचारे की मिसाल यहाँ कायम की है और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा। आज असल में दीवानी के अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता लोगों की तरफ से रोज़ा इफ्तार कराया गया है सवाब की नीयत से, जिसमें सारे लोग शामिल हुए थे, हिंदू मुस्लिम सब शामिल हुए थे, सभी ने रोज़ा इफ्तार किया, सभी ने अमन चैन की दुआ की। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।